Hello everyone, myself Shailesh Rane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 6, that is Object Oriented Concept Part 2. In last session, we learned Object Oriented Concept Introduction as well as what is object and class. Now, in this session, we are going to learn introduction about class diagram. So, student, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस तरीके से हेल्प करता है, एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो इसके बारे में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है. ना इन दिस लेक्चर क्लास डायग्राम के थ्रू हम लोग कोई भी मॉडल कैसे बनाएंगे सॉफ्टवेयर रिलेटेड, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे. तो द क्लास डायग्राम प्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस. क्लास डायग्राम में सबसे पहले क्या आएगा, तो जो जितने भी क्लास है उसका कलेक्शन रहेगा. उसके बाद कंस्ट्रेंट्स एंड रिलेशनशिप अमंग क्लासेस, और उसके अलावा हर क्लास के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, कंस्ट्रेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग को क्लास डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा. तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जिसको बोला था यूएमएल, ये बोर्ड में पूछा जाता है स्टूडेंट, तो इसको आपको याद रखना है. व्हाट इज द फुल फॉर्म यूएमएल? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज can be used to create models of object-oriented software to help with design of an application. तो UML कहाँ पे यूज होता है हम लोग को? तो जब भी हम लोग को कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करना है वहाँ पे हम लोग UML का यूज करते हैं. UML is a visual modeling language defined and maintained by the Object Management Group. OMG का फुल फॉर्म याद रखना, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप. यूएमएल ये क्या है, तो एक मॉडलिंग लैंग्वेज है जो डिफाइन और मेंटेन करती है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप को. यूएमएल स्पेसिफाइड सेवरल डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. द पर्पस ऑफ द क्लास डायग्राम इज टू मॉडल द स्टैटिक व्यू ऑफ एन एप्लीकेशन. स्टूडेंट, क्लास डायग्राम क्यों बनानी है? तो जो भी आपका एप्लीकेशन होगा उसको आपको एक स्टैटिक व्यू मिलेगा, उसको देख के आपको ये आइडिया आएगी कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनने वाला है, किस तरीके से इसमें मॉडल यूज होने वाले हैं, इसका टोटल. जैसे कि कोई भी आर्किटेक्चर होगा तो बिल्डिंग बनाने के लिए उसका एक सॉफ्टवेयर डायग्राम तैयार करता है, मॉड्यूल तैयार करता है, राइट. उस मॉडल को देख के हम लोग ये जज कर सकते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग बनने वाला है वो किस तरीके से डेवलप होगा. उसी तरीके से स्टूडेंट क्लास डायग्राम के थ्रू हम लोग को ये पता चलेगा कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये किस तरीके से डेवलप होने वाला है. तो क्लास डायग्राम क्या है, तो ये एक स्टैटिक व्यू है. हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है उसका मॉडल का वो स्टैटिक व्यू बनाएगा. ओके, द क्लास डायग्राम आर द ओनली डायग्राम which can be directly mapped with object oriented language and thus widely used among software developer. तो क्लास डायग्राम मोस्टली डायरेक्टली मैप होता है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से, और इसको ज्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज करते हैं. इन क्लास डायग्राम अ क्लास इज रिप्रेजेंट विथ एन आइकन यूजिंग अ रेक्टेंगल स्प्लिट इनटू 3 सेक्शन टू प्रेजेंट नेम, एट्रीब्यूट्स एंड इट्स बिहेवियर. जब भी हम लोग क्लास डायग्राम यूज करेंगे स्टूडेंट, तो उसमें इस क्लास डायग्राम को हम लोग रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके अंदर स्प्लिट करके 3 सेक्शन बनेंगे. कोई भी रेक्टेंगल होगा तो उसको 3 सेक्शन में डिवाइड होगा. वो उसमें सबसे पहले आएगा आपका नाम, मतलब क्लास में जो भी क्लास का जो नाम है वो, फिर एट्रीब्यूट और उसका बिहेवियर. अभी यहाँ पे देखना आप, ये रेक्टेंगल शेप में जिसको 3 पार्ट में स्प्लिट किया गया है. उसमें सबसे पहले जो है वो नेम ऑफ द क्लास इन द टॉप सेक्शन. जो टॉप सेक्शन में इसमें क्या आएगा, क्लास का नाम. फिर एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास इन द मिडल सेक्शन, और ये क्लास की जो भी एट्रीब्यूट्स है वो हम लोग को मिडल सेक्शन में लिखना है. और बिहेवियर और ऑपरेशन और मेथड ऑफ द क्लास इन द बॉटम सेक्शन, यहाँ पे उसका बिहेवियर और उसकी मेथड और ऑपरेशन जो है हम लोग को बॉटम सेक्शन में लिखना है. तो फिगर 6.2 shows the pictorial representation of class using UML convention, while figure 6.3 shows the class diagram of a person. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पे यहाँ पे किस तरीके से क्लास को डिफाइन करना है, रिप्रेजेंट करना है, ये बताया गया है. फिर यहाँ पे उन्होंने
प्रैक्टिकली भी बताएंगे कि क्लास कैसे डिफाइन करते हो। जैसे कि क्लास नेम, तो यहाँ पे है पर्सन, फिर उसके एट्रीब्यूट, तो नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशन, बराबर। अगर नेम लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग में रहेगा, सिटी लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग आएगा, जेंडर लिखेंगे तो वो हम लोग अगर डिफाइन करें सिर्फ एम और एफ तो वो कैरेक्टर में आएगा, बर्थ डेट रहेगी तो डेट फॉर्मेट में आएगी, और प्रोफेशन रहेगा तो स्ट्रिंग रहेगा, राइट। और उसके एट्रीब्यूट या मेथड, यानी उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट या बिहेवियर और मेथड, तो उसमें क्या क्या मेथड और बिहेवियर हो सकते हैं। तो बर्थ डेट सेट करना है, डेट चेंज सिटी करनी है, न्यू सिटी अगर डालनी है, और उसको डिस्प्ले करना है, ये सारे स्टूडेंट उसके मेथड है। अभी आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बिकॉज यहाँ पे हम लोग थियरी पढ़ रहे हैं, इसलिए मे भी किसी को डाउट आएगा ये वर्क कैसे करेगा, इसका क्या यूज है। तो जैसे जैसे हम लोग स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे आपके ये सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जाएंगे। सो डोंट वरी स्टूडेंट, once our school will start I will show you the practical also, because right now we are learning only theory. So theory पढ़ते वक्त मे भी बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा बहुत डाउट आएंगे, थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि ये क्लास ऑब्जेक्ट वर्क कैसे करता है। जब तक इसका आप प्रैक्टिकल नहीं देखोगे ऑब्वियसली आपको थोड़ा माइंड में डाउट चलते रहेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मैं ये ट्राई करूंगा कि आपको इससे रिलेवेंट कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूं। ओके स्टूडेंट, चैप्टर 7 में ऑलमोस्ट जावा का प्रैक्टिकल है। एक बार आपने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया तो आपको ये सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर भी होते जाएंगे। बट ये चैप्टर में स्टूडेंट हमें थियरी पढ़ना है, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में पहले समझेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो द क्लास पर्सन इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ द क्लास in the context of the class diagram, and it does not have to contain every attribute and operation of the class. तो सबसे पहले जो पर्सन है, क्लास है पर्सन नाम का, उसमें क्या क्या प्रोवाइड किया है, तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उस पर्सन की, जिसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, उसका रोल क्या है क्लास का वो समझना है, और उसको क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। और इट डज नॉट हैव टू कंटेन एवरी एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन ऑफ द क्लास। उसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट या ऑपरेशन फिलहाल प्रोवाइड नहीं किया गया है। एज सीन इन फिगर 6.2 इन यूएमएल नोटेशन एन एट्रीब्यूट इज डिक्लेयर यूजिंग फॉलोइंग सिंटेक्स। अगर इसमें जो एट्रीब्यूट डिक्लेयर करते हैं वो किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, तो जैसे कि विजिबिलिटी, एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट डेटा टाइप, इनिशियल वैल्यू। हियर आइटम रिटर्न्स इन अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट आर ऑप्शनल, आर यूज्ड इन सपोज टू specify the values for item enclosed in angle bracket. ओके स्टूडेंट, अगर हम लोग को कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखनी है तो हम लोग एंगल ब्रैकेट यूज करेंगे। कोई भी एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, एंगुलर ब्रैकेट, और उसकी विजिबिलिटी लिखनी है तो हम लोग वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है। और विजिबिलिटी कैन बी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और पैकेज। ये नाम याद रखना, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में जो भी विजिबिलिटी उसके 4 टाइप होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, पैकेज। और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में जानेंगे कि ये पब्लिक प्राइवेट यूज कैसे करना है। तो इट्स रिप्रेजेंट यूजिंग सिंबल हाइपन, हैश, प्लस एंड टिल रिस्पेक्टिवली। प्राइवेट है हाइपन, प्रोटेक्टेड है हैश, पब्लिक है प्लस, और पैकेज है टिल। We will study about visibility in later chapter. Okay, ये visibility के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। Attribute generally refer to a variable data type and initial value identify the type of data store and its value at the start of the program. तो जैसे हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसमें हम लोग डेटा टाइप को इनिशियलाइज करेंगे, यानी वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है। As can be seen here, only attribute name is mandatory and all other item are option. जो भी एट्रीब्यूट रहते हैं उसका नाम मैंडेटरी रहता है, बाकी सारी चीजें ऑप्शनल रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखना आप, नेम जो है वो स्ट्रिंग में रहेगा। बैलेंस, अगर मान लो कोई पर्सन के पास सैलरी होती है तो सैलरी हम लोग फ्लोट रखेंगे। फ्लोट क्यों, तो ये डेसिमल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो एज सीन इन फिगर 6.2 इन यूएमएल नोटेशन एन ऑपरेशन इज डिक्लेयर यूजिंग फॉलोइंग सिंटेक्स। ये हम लोग ने ऑलरेडी स्टूडेंट देखा है डिटेल में। एन एग्जाम्पल ऑफ मेथड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल दैट इज सेट बर्थ डेट।
तो डेट रहेगी वो इंटीजर रहेगा, मंथ रहेगा इंटीजर, वाई रहेगा इंटीजर, ईयर, राइट। तो डेट, हियर द पैरामीटर कैन बी स्पेसिफाइड विद द डेटा टाइप एंड ऑप्शनल डिफॉल्ट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जेंडर, कैरेक्टर जो है उसमें वो मेल, एम लिखना है हमें, इसलिए हम लोग ने कैरेक्टर डेटा टाइप यूज किया। पैरामीटर्स कैन आल्सो बी स्पेसिफाइड एज इनपुट और आउटपुट depending on whether it is ready only or not. UML diagrams are independent of the programming language used for coding and application. Student, UML अभी तक हम लोग ने देखा कि क्लास डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम लोग को देखना है कि UML डायग्राम किस तरीके से यूज होंगे। तो ये एक इंडिपेंडेंट डायग्राम है जिसके थ्रू हम लोग ये जब भी कोई एप्लीकेशन में कोडिंग करना है उस वक्त UML डायग्राम का हमें यूज करना है। तो सम सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रेफर टू स्पेसिफाई attribute and operation in the more familiar format of a programming language instead of using the standard UML notation. That's fine as long as it makes sense to everyone concerned. Student, UML diagram के थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको ये इजीली समझ में आना चाहिए और दूसरे को जब भी इसको हैंड ओवर किया जाता है तो ये इजीली उसको समझ सके, इसलिए हम लोग UML डायग्राम का यूज करते हैं। Objects are presented using their state during execution of an application. The objects are dynamic. जब भी कोई ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करते हैं हम लोग उस वक्त उसका एग्जीक्यूशन और उसका स्टेट ये जानते हैं और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को हम लोग डायनेमिकली यूज भी करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग टू फिगर 6.1 एंड ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंस ऑफ क्लास पर्सन इज रिप्रेजेंट एज शोन इन फिगर। स्टूडेंट, यहाँ पे देखना दो ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, पर्सन ये क्लास का नाम है बट P1 ये उसका ऑब्जेक्ट हो चुका है। यहाँ पे भी पर्सन P2, यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन है, राइट, P1 और P2। P1 में जो है उसमें उसका नाम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशन दिए गए हैं। P2 में भी सेम बट दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ तक हम लोग ने जो देखा इसमें हम लोग ने क्लास डायग्राम और UML डायग्राम के बारे में जाना है। एंड डोंट वरी, इसके बारे में कोई डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डीप में है बट जितना आपके सिलेबस में दिए गए उससे रिलेटेड आपको सिर्फ इतना याद रखना है। क्लास डायग्राम और UML डायग्राम का जो मेन पर्पस है वो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के पहले जो मॉडल है उसको इजीली समझ में आए, इसीलिए डेवलप किया गया है, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनकैप्सुलेशन। स्टूडेंट, एनकैप्सुलेशन यानी क्या होता है? तो एनकैप्सुलेशन यानी रैपिंग ऑफ डेटा। यानी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो कि आपने बंच है कोई चॉकलेट से और इसको एक बंच में डाल दिया, एक बॉक्स में डाल दिया, तो अगर इसको आपने रैप किया गया तो उसमें एक पैकेट के अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स मिलेंगे, राइट। उसी तरीके से एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इसके अंदर हम लोग मल्टीपल फंक्शनल को एक साथ रैप करें और बाद में इसको यूज करें, राइट। अभी इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। For any computer program, two core elements are data and function. अगर कोई भी हम लोग को प्रोग्राम बनाना है कंप्यूटर में तो उसमें दो एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो हमारा डेटा, दूसरा हमारा फंक्शन। तो स्ट्रक्चर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग व्यूज दिस टू कोर एलिमेंट एज टू सेपरेट एंटिटीज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये दो सेपरेट एंटिटीज है, एक स्ट्रक्चर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉर्मल व्यू होता है जैसे, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग डेटा और उसके मेथड पे भी फोकस करते हैं, फंक्शनैलिटी पे, राइट। तो वेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज देम एज अ सिंगल एंटिटी। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यूज किया तो वो सारे एंटिटीज को सेपरेट डिफाइन करेगा, बट वही अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करते हैं और उसके अंदर अगर हम लोग एनकैप्सुलेशन को पढ़े तो वो सिंगल एंटिटी में डिफाइन होगा, राइट। एनकैप्सुलेशन का मतलब ही वही है स्टूडेंट, मल्टीपल फंक्शन को एक साथ रैप करो और उसको एक सिंगल नाम से डिफाइन करो, जिसको हम लोग बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। तो इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग डेटा कैन बी ऑल्टर्ड बाय एनी कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम एंड इट इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉडिफिकेशन। ओके, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई भी डेटा है इसको हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं
और इसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, इसको कोई भी मॉडिफाई कर सकते हैं। बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग एनकैप्सुलेशन। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कंसेप्ट है इसमें एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। यानी हियर डेटा एंड द मेथड दैट मैनिपुलेट डेटा आर guarded against modification और misuse by other component of the program। यानी एक बार आपने जो डेटा बनाया है इसको आप मिसयूज नहीं हो सकता, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता दूसरा कोई पर्सन, जिसको हम लोग बोलेंगे एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट। दिस मैकेनिज्म ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू डेटा एंड मेथड ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। स्टूडेंट, अभी कौन सा मैकेनिज्म? तो एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर एक बार प्रोग्राम डेवलप हो जाए, कोडिंग लिखी जाए, तो उसको मॉडिफाई या मिसयूज करना दूसरे पर्सन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, उसको हम लोग बोलेंगे एनकैप्सुलेशन। तो दिस इज पॉसिबल बाय wrapping data and method into a single unit is also known as class and declaring them as a private। तो एक बार डेटा को रैप करो और उसके मेथड को एक सिंगल नाम दे दो, जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे क्लास, या उसको प्राइवेट रखेंगे। प्राइवेट यानी क्या? प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास आर नॉट अवेलेबल डायरेक्टली टू आउटसाइड वर्ल्ड। और एक बार उसको प्राइवेट कर दिया जाए तो उसको बाहर अगर कोई भी पर्सन उसको एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। इफ नेसेसरी द डेटा इज मेड अवेलेबल वाया पब्लिक मेथड। और अगर जरूरत पड़ी तो उसको हम लोग पब्लिक करने के बाद उसको बाहर एक्सेस किया जा सकता है। तो द एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड डेटा हाइडिंग कैपेबिलिटी, राइट। एनकैप्सुलेशन क्या प्रोवाइड करता है स्टूडेंट? तो डेटा हाइडिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये याद रखना, एनकैप्सुलेशन यानी हाइडिंग ऑफ डेटा। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वी विल स्टडी अबाउट क्लास एंड प्राइवेट पब्लिक डेटा एंड मेथड इन अ लेटर चैप्टर। और ये इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी डिटेल में जानेंगे। एनकैप्सुलेशन कीप्स द डेटा सेफ फ्रॉम अनइंटेंडेड एक्शन एंड इनएडवर्टेंट एक्सेस बाय आउटसाइड ऑब्जेक्ट। एनकैप्सुलेशन क्यों यूज किया जाता है? तो एनकैप्सुलेशन यूज करने की वजह से हमारा जो डेटा है वो सेफ रहेगा और इस पे कोई भी बाहर का पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, कोई एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। इसके लिए हम लोग को एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट यूज करना है। अनलाइक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वेयर कॉमन डेटा एरियाज आर ऑफन यूज फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। बट वही अगर हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहाँ पे ऐसा मे भी बन सकता है कि वो हमारे जो डेटा है वो शेयर करें और इसका मिसयूज कर सके। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्करेजेस डायरेक्ट एक्सेस टू कॉमन डेटा अदर देन द यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। इसको बाहर यूज करने के बदले जो कॉमन डेटा है उसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अदर प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो ओनली द ऑब्जेक्ट दैट ओन्स द डेटा कैन चेंजेस इट्स कंटेंट। तो उस डेटा मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो आइडेंटिटी है जिसको एक्सेस देगा वही इसको मॉडिफाई कर सकता है, उसके अलावा बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। अदर ऑब्जेक्ट कैन व्यू और चेंज दिस डेटा बाय सेंडिंग मैसेज टू द ओनर। और मान लो कि किसी ने इसको चेंज किया गया तो ओनर के पास मैसेज चला जाएगा जिसमें ये मैसेज आएगा कि कोई आपका डेटा चेंज करना चाहता है। तो स्टूडेंट, एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट यानी टेक्निकल लैंग्वेज में समझाया जाए तो एनकैप्सुलेशन इज द रैपिंग ऑफ डेटा और हाइडिंग ऑफ डेटा विच इज यूज्ड टू with the other world, the other person not able to access our private content, private data. That's why we are going to use encapsulation concept in object oriented language. So student, in the next session we will learn data abstraction. Okay, so here today we will stop our session. Whatever you have doubt you can ask me on my WhatsApp number. Thank you student.